ओके स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 में हम ये देखते हैं अब कि जो ट्रांसफार्मर है, जब उसमें आयरन कोर आ जाता है तो ट्रांसफार्मर बिहेव कैसे करता है। अब यहाँ देखिए, ये आपको एक वाइंडिंग नज़र आ रही है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है और बीच में ये आयरन का कोर है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली डिसकनेक्टेड होती हैं या इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती हैं। लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं प्राइमरी वाइंडिंग को आयरन के ऊपर वाउंड कर रहा हूँ और फिर सेकेंडरी वाइंडिंग को भी आयरन के ऊपर वाउंड कर रहा हूँ, तो अब मैं अगर यहाँ वोल्टेज प्राइमरी साइड पर यहाँ वोल्टेज अप्लाई करूँगा तो वो वोल्टेज इस वाइंडिंग के थ्रू इस आयरन कोर को टच करेगा और ये आयरन कोर इस कॉइल को टच करेगी। तो कहने को प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग तो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड नहीं हुए, ये तो इलेक्ट्रिकली मिल गए। तो इसका जवाब है कि ऐसा नहीं है। होता यह है कि ये जो वाइंडिंग होती है कॉपर की, प्राइमरी की, ये कॉपर का जो कंडक्टर है इसके ऊपर एक इंसुलेशन लगी हुई होती है। कॉपर के पूरे वायर पर एक ट्रांसपेरेंट इंसुलेशन लगी हुई होती है जिसे वार्निश कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो कॉपर वायर है, देखने में आपको ये कॉपर वायर ऐसा लगेगा कि ये बग़ैर किसी इंसुलेशन के वायर है, लेकिन ये असल में इंसुलेटेड वायर होता है। सिमिलरली ये वाला जो कॉपर वायर है ये भी इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है। फिर उसके बाद ये जो आयरन का जो कोर है ये भी इंसुलेटेड होता ही आयरन है, लेकिन इसके ऊपर वार्निश की एक पॉलिश की हुई होती है और वो इंसुलेशन लगी हुई होती है। तो पता ये चला कि जब हम इस कॉपर वायर को इस आयरन के ऊपर वाइंड करेंगे और इस कॉपर वायर को भी इस आयरन पे वाइंड करेंगे तो ये कॉपर इस आयरन से कनेक्ट नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रिकली और ये आयरन इस कॉपर से कनेक्ट नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रिकली, बिकॉज इन सब के साथ इंसुलेशन लगी हुई है। तो बिल्कुल बात क्लियर हो गई कि ये प्राइमरी इलेक्ट्रिकली इस सेकेंडरी से कनेक्टेड नहीं होती। ठीक है। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जब ये नहीं होती इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड तो फिर आयरन डालने की ज़रूरत ही क्या थी, फिर एयर ही रहने देते। उसका जवाब ये है कि अगर हम एयर रखते हैं ना बीच में तो फ्लक्स इतना कंसंट्रेटेड यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि एयर की रेजिस्टेंस फ्लक्स के लिए ज़्यादा होती है और आयरन की रेजिस्टेंस फ्लक्स के लिए कम होती है। आयरन फ्लक्स को बहुत जल्दी पास करता है और एयर देर से पास करती है। तो अगर खाली एयर हो इन दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान तो ये फ्लक्स इतना ज़्यादा नहीं जाएगा। तो हमें फ्लक्स को ज़्यादा से ज़्यादा, प्राइमरी के फ्लक्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी के फ्लक्स, सेकेंडरी वाइंडिंग में डालना है। इस वजह से हम बीच में आयरन लगाते हैं, मगर आयरन को इंसुलेशन कर देते हैं इन आयरन की, ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी एक दूसरे से कनेक्ट ना हो सकें। हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज हमने यहाँ पर अप्लाई किया। प्राइमरी वोल्टेज जब हम अप्लाई करते हैं और सेकेंडरी वोल्ट के साथ कोई लोड नहीं लगा होता तो ज़ाहिर है सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट तो आएगा नहीं। तो प्राइमरी वाइंडिंग पे जब भी आप वोल्टेज लगाएंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट जाएगा। वो करंट असल में सिर्फ इस आयरन को मैग्नेटाइज करने ही के लिए जाएगा, इसीलिए उस करंट को हमने IM कह दिया है। ये सिर्फ इसको मैग्नेटाइज करेगा, यानी यहाँ फ्लक्स चलाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। और इस फ्लक्स के चलने से इस जगह एक वोल्टेज आ जाएगा, मगर यहाँ करंट नहीं आएगा क्योंकि ये ओपन सर्किट है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इस जगह एक, जैसे ही यहाँ पर लोड लगाऊंगा तो अब सिचुएशन क्या होगी वो ये देखिए आप। अब ये होगा कि अगर मैं यहाँ पर लोड लगा दूं तो ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट जा रहा था ये तो जा ही रहा था, इसकी वजह से ये ब्लू कलर का जो फ्लक्स है ये चलता रहेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर लोड लग गया तो यहाँ एक करंट आना शुरू हो जाएगा। ये करंट जब आएगा तो इस वाइंडिंग में ये वाला करंट एक नया फ्लक्स जनरेट कर देगा और वो कहलाता है सेकेंडरी फ्लक्स। इस सेकेंडरी फ्लक्स के जनरेट होने की वजह से इसको अपोज करने के लिए एक नया फ्लक्स यहाँ जनरेट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं प्राइमरी फ्लक्स। और ये प्राइमरी फ्लक्स बनाने के लिए इस जगह से थोड़ा और एडिशनल करंट आएगा जिसको हमने यहाँ IP कहा है। तो पता ये चला कि अगर तो यहाँ लोड नहीं होगा तो सेकेंडरी करंट नहीं होगा और प्राइमरी करंट का एक कंपोनेंट नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ लोड लगेगा
तो सेकेंडरी करंट आएगा और प्राइमरी करंट दो हिस्सों में आएगा, एक मैग्नेटाइजिंग करंट होगा और एक जिसको क्या आप प्राइमरी करंट कह रहे हैं। तो यहाँ पर खैर ये वाले सिंबल यूज़ हुए हैं, इसको ज़रा जहन में रखिएगा, लेकिन आगे जब हम जाएंगे तो ये सिंबल थोड़े से बदल जाएंगे। बट रिमेंबर वन थिंग कि ट्रांसफार्मर का जो आयरन कोर है वो इंसुलेटेड है, प्राइमरी और सेकेंडरी एक दूसरे से इंसुलेटेड हैं, मगर आयरन कोर इसलिए लगाया हुआ है ताकि फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा जाए, और यहाँ पे वोल्टेज जब हम लगाएंगे तो यहाँ करंट आएगा, वो करंट इसको मैग्नेटाइज करेगा एंड दैट्स इट। लेकिन अगर यहाँ लोड लगा दें तो यहाँ पर भी करंट आएगा, उस करंट को कंपनसेट करने के लिए एडिशनल करंट यहाँ से भी जाएगा। ये हमने लोडेड ट्रांसफार्मर की बात की। अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसफार्मर का जो रेशो है उसके थ्रू हम कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशंस करते हैं या कर सकते हैं, उस पे ज़रा बात करते हैं हम। सो रिमेंबर कि हम आगे चलते हैं। अगर मैंने आपको लास्ट किसी यूनिट में बताया था कि ट्रांसफार्मर का जो रेशो होता है वो असल में होता है VP/VS, जो कि NP/NS या IS अपॉन IP, और इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये रेशो हम ट्रांसफार्मर का एक्सेप्ट करते हैं तो इसके अंदर VP जो है वो AVS के बराबर होगा और IP जो है वो IS अपॉन A के बराबर होगा। ये बात ज़रा याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। प्राइमरी वोल्टेज A टाइम सेकेंडरी वोल्टेज होता है और प्राइमरी करंट सेकेंडरी करंट डिवाइडेड बाय A होता है, ठीक है। तो अब अगर हम और आगे जाएं तो अब यहाँ देखिए, आपको एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट समझानी ज़रूरी है। वो ये है कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के ये ट्रांसफार्मर है, अब फ़र्ज़ कर लें इस ट्रांसफार्मर में ये एक कॉइल है और ये दूसरा कॉइल है। ये यहाँ पर अभी दिखाया नहीं गया, इसके कोर को नहीं शो किया गया, सिर्फ एक कॉइल शो किया गया, यहाँ एक कॉइल शो किया गया। यहाँ पर हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो VP है यानी प्राइमरी वोल्टेज, और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो IP है यानी प्राइमरी करंट, और यहाँ से जो करंट आ रहा है वो सेकेंडरी करंट है, और यहाँ जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है वो सेकेंडरी वोल्टेज है। और हमने एक इम्पीडेंस लगाई हुई है जिसको हमने ZL कहा है यानी लोड इम्पीडेंस, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर इस डायग्राम को देखकर हम देख सकते हैं कि अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं, सिर्फ इतने हिस्से में ओम्स लॉ अप्लाई करूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ZL इज इक्वल टू VS अपॉन IS? ये कह सकते हैं अगर हम, तो इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं। हमने कहा ZL इज इक्वल टू VS अपॉन IS, ठीक है। अच्छा, अब हम पीछे चलते हैं। यहाँ पर एक वोल्टेज है प्राइमरी वोल्टेज VP और एक करंट है प्राइमरी करंट IP। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ असल में अगर यहाँ पर एक वोल्टेज है और यहाँ एक करंट जा रहा है तो डेफिनेटली यहाँ भी कोई ना कोई एक इम्पीडेंस होगी जो इस वक्त नज़र नहीं आ रही मगर होगी। उस इम्पीडेंस को बिल फ़र्ज़ कर लें हम ZL डैश का नाम दे दें। नाम मैंने वैसे ही दे दिया ZL डैश। ये अगर हम नाम दे दें इसको तो ये ZL डैश जो इम्पीडेंस बनेगी वो बनेगी VP अपॉन IP। ये है ZL इज इक्वल टू VS अपॉन IS और ये है ZL डैश इज इक्वल टू VP अपॉन IP। तो देखें ZL डैश को मैंने लिख दिया VP अपॉन IP। अब ज़रा इसको समझते हैं। अब हम जानते हैं कि जो VP है वो AVS है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये रहा VP AVS है और IP IS अपॉन A है। तो हम ये जानते हैं कि जो VP है वो AVS है और IP IS अपॉन A है। तो इस ZL की इक्वेशन को उठाइए और यहाँ पर लाएं। ZL की इक्वेशन को उठाकर अगर हम रखें इधर ZL डैश की इक्वेशन को उठाएं तो ये होगा VP अपॉन IP। VP की वैल्यू पुट कर दें AVS और IP की वैल्यू पुट कर दें IS अपॉन A और इसको रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा A² VS अपॉन IS। अब हम यहाँ ये जानते हैं कि VS अपॉन IS किसके बराबर होता है, ZL के। तो इससे पता चला कि ZL डैश A² ZL के बराबर हो गया। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप आई है
और ये रिलेशनशिप ये बता रही है कि अगर सेकेंडरी साइड पर कोई लोड इम्पीडेंस लगी हो तो प्राइमरी साइड पर उससे अगर देखा जाएगा तो प्राइमरी साइड पर वो ए स्क्वायर जेड एल की तरह नज़र आएगी। ये जेड एल डैश आपको पता है ये प्राइमरी थी, ये जेड एल डैश प्राइमरी साइड पर इम्पीडेंस थी और सेकेंडरी साइड पर इम्पीडेंस जेड एल है। तो ये बताना ये चाह रहा है कि अगर सेकेंडरी साइड की इम्पीडेंस को प्राइमरी साइड पे फील करना चाहोगे, आप देखना चाहोगे कि प्राइमरी पे वो कितनी आ रही है, तो अगर सेकेंडरी पे वो जेड एल है तो प्राइमरी पे आकर वो ए स्क्वायर जेड एल हो जाएगी। सही है, यानी अगर सेकेंडरी पे z है तो यहाँ ए स्क्वायर जेड हो जाएगी, यहाँ पर r है तो यहाँ ए स्क्वायर आर हो जाएगी, यहाँ पर स्मॉल r है तो यहाँ ए स्क्वायर स्मॉल r हो जाएगी। ये सारी चीज़ें इस तरह, इसको कहते हैं रेफरिंग द इलेक्ट्रिक पैरामीटर फ्रॉम वन कॉइल टू अनदर कॉइल, यानी प्राइमरी से रेफ़र करके सेकेंडरी पे जाना और सेकेंडरी से रेफ़र करके प्राइमरी पे जाना। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसको ज़रा जहन में रखिएगा। ये तीन इक्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये तीन इक्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एक ये और एक ये कह रहा है कि अगर सेकेंडरी पे कोई वोल्टेज हो तो प्राइमरी पे वो अगर उसे देखें तो वो ए वी एस हो जाएगा, यानी सेकेंडरी के वोल्टेज को ए से मल्टीप्लाई कर दें तो वो प्राइमरी बन जाएगा। इसी तरह अगर सेकेंडरी का कोई करंट है उसको ए से डिवाइड कर दें तो वो प्राइमरी का करंट बन जाएगा। इसी तरह सेकेंडरी का अगर कोई इम्पीडेंस है उसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो प्राइमरी की इम्पीडेंस बन जाएगी। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है और याद रखिएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं यहाँ लिखूँ कि अगर प्राइमरी का कोई वोल्टेज है उसको सेकेंडरी पे देखना हो तो क्या होगा, तो इस रिलेशन को अगर आप सामने रखें तो आप कह सकते हैं कि प्राइमरी का अगर कोई वोल्टेज होगा Vp तो उसको A से डिवाइड कर दें तो वो सेकेंडरी का वोल्टेज बन जाएगा। इसी तरह प्राइमरी का अगर कोई करंट है Ip तो उसको A से मल्टीप्लाई कर दें तो वो सेकेंडरी का करंट बन जाएगा। और इसी तरह से प्राइमरी की अगर कोई इम्पीडेंस है Zp फ़र्ज़ करें तो उसको ए स्क्वायर से डिवाइड कर दें अगर तो वो सेकेंडरी की इम्पीडेंस बन जाएगी। तो याद रख लें, आगे चलकर हम ट्रांसफार्मर के पैरामीटर कभी कभी प्राइमरी से उठाकर सेकेंडरी पे डाल देते हैं, कभी सेकेंडरी से उठाकर प्राइमरी पे डाल देते हैं, और ये कैलकुलेशन जो है ना रेफरिंग कहलाती है। तो ये रेफरिंग करते वक्त हमें ये 6 इक्वेशन जहन में रखनी है। अगर हम सेकेंडरी को प्राइमरी पे रेफ़र करेंगे तो ये 3 इक्वेशन, और अगर प्राइमरी को सेकेंडरी पे रेफ़र करेंगे तो ये वाली 3 इक्वेशन ये इस्तेमाल होती हैं और इनको जहन में रखना है आपको। यहाँ तक हमने ट्रांसफार्मर के रेशोज़ और उनकी प्राइमरी रेफरिंग और सेकेंडरी रेफरिंग पढ़ ली। अब नेक्स्ट यूनिट में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर के लॉसेस क्या हैं और लॉसेस को किस तरह से हम मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर लाते हैं।